अध्याय 91 परेशान करने वाली खबर। पंत 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 मैं अपने और आलिया के बीच के लिंक का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बेतहाशा जंगल में भागा। पीछे से निकिता आ रही थी जो 1 मीटर की दूरी पर दौड़ रही थी। मैं आशा करता हूँ कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा, यही एकमात्र विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था। दौड़ते हुए मेरी मुट्ठियां कस गईं और मैंने अपने शरीर के मन का इस्तेमाल करते हुए अपनी शारीरिक क्षमता को पूरी तरह से मजबूत कर लिया और खुद को तेज चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन तभी उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह स्वश जंगल से तेज हवा का झोंका आया जिससे विभिन्न पेड़ और मलबा हमारी दिशा में उड़ने लगा। उफ! मैंने विचारमग्न होकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मैं पहले ही समझ चुका था कि समय रहते जादुई बाधाएं डालना असंभव है। मालिक, मेरे पीछे रहो! निकिता चिल्लाए। मेरे सामने कूदने से पहले उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और हमारे चारों ओर बर्फ का एक बड़ा गुंबद बन गया, जिससे मेरा दृश्य अवरुद्ध हो गया। बूम बूम बूम! बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे पेड़ तेजी से उड़कर बर्फ के गुंबद से टकराए। धीरे धीरे छत की बर्फ टूटने और टूटने लगी, लेकिन निकिता ने तुरंत क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर दी। लगभग 3 मिनट तक लगातार धमाके की आवाज आती रही, फिर निकिता ने बर्फ का गुंबद छोड़ा और आसपास का निरीक्षण किया। अभी अभी जो तेज हवा चली, उसका क्या कारण रहा होगा? निकिता ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसका आलिया से कुछ लेना देना है, हमें सचमुच जाना चाहिए। मैंने सुझाव दिया। निकिता ने मेरी बात पर सिर हिलाया। जैसे ही हम विनाश के केंद्र की ओर बढ़े, मैंने अपनी आंखों से चारों ओर का दृश्य देखा, लेकिन मुझे केवल टूटे हुए पेड़ और बिखरे हुए पत्थर ही दिखाई दिए। धूल का एक बादल उठा हुआ था जो वातावरण में धूल के छोटे छोटे कण फैला रहा था। लगभग 50 सेमी का एक बड़ा पेड़ का तना, जिसके कई पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे, मेरे सामने पड़ा था। मैंने अपनी हल्की काली आंखें सिकोड़ ली जब मैंने गिरे हुए पेड़ के तने को देखा। ये कट, ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी अत्यंत तेज धार वाली तलवार से काटा गया हो, लेकिन कौन सी तलवार इतने मोटे और इतने सफाई से पेड़ को काट सकती है? मैं उलझन में पड़ गया। निकिता भी अविश्वास से पेड़ के उस साफ टुकड़े को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। फिर उसने अपने हाथ को बंद करने से पहले उसे देखा और एक बार फिर खोला। जल्द ही उसके हाथ के अंदर एक लंबी तलवार प्रकट हुई। देखने में तो वो एक साधारण तलवार लग रही थी, लेकिन मैं समझ गया कि वो वाकई एक तेज तलवार थी। फिर उसने अपनी तलवार ऊपर की ओर उठाई। अपने दुबले पतले शरीर की एक ही गति से उसने तलवार को पेड़ के तने के बीच में नीचे की ओर मार दिया। स्कूश! जब उसकी तलवार नीचे लाई गई तो हवा का एक झोंका आया और उसकी तलवार ने पेड़ के तने पर सीधा वार किया, लेकिन क्रैंक! उसकी बर्फ की तलवार के ब्लेड का एक टुकड़ा टूट गया और टूटे हुए टुकड़े तने को चीरते हुए जमीन पर गिर गए तथा पेड़ के अंदर 5 सेमी का एक छोटा सा गड्ढा छोड़ गए। लेकिन वह उसे साफ साफ आधा नहीं काट पाया। ये देखकर निकिता ने कड़वाहट से जीभ चटकाए। जैसा मैंने सोचा था। मेरे लिए तो यह असंभव है, लेकिन कौन सा राक्षस ऐसा कुछ छोड़कर जा सकता है? उसने जोर से सोचा, अपने लाल, चमकदार होठों पर हाथ रखते हुए। उसकी लाल आंखें सोच में हल्की सी सिकुड़ गईं। जैसी गजबूत इंसान भी ये काम बखूबी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था कि निकिता ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी तलवार इतनी कमजोर थी कि वह इतने मोटे पेड़ के तने को साफ साफ आधा नहीं काट सकती थी। लेकिन फिर कैसी तलवार ने ऐसा किया? मुझे आश्चर्य है कि किस राक्षस ने ऐसा किया होगा। रुको, नहीं, क्या इसका कोई सबूत नहीं है कि यह किसी राक्षस के कारण हुआ था? मैंने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाए और देखा कि कहीं कोई पदचिह्न तो नहीं है, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी आंखें केवल गिरे हुए पेड़ों और आसमान में उठते धूल के बादलों को देख सकीं। पवन विस्फोट की मां मेरे लक्ष्य! पवन विस्फोट! मैंने चिल्लाया और मेरी फैली हुई हथेली के सामने एक जादुई घेरा बन गया। हवा का एक झोंका आया और मेरी दृष्टि को अवरुद्ध करने वाली घनी धूल को हटा दिया। नट! निकिता चौंक कर बोली। मैंने भी आसपास का नज़ारा बेहतर ढंग से देखा, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उससे मेरी आंखें बहुत चौड़ी हो गईं। जमीन उल्टी हो गई थी और पेड़ पूरी तरह से सूखी और कीचड़ भरी जमीन पर रौंदे हुए थे, मानो वहां पर वनस्पति उगने का कोई संकेत ही नहीं था। 1 किलोमीटर दूर तक फैले पहाड़ पूरी तरह ध्वस्त हो गए और उनकी संरचना विकृत हो गई। पहाड़ों के कुछ हिस्से भी जमीन पर गिर गए, जिससे बड़े गड्ढे बन गए। भले ही यह प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ हो, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। मुझे नहीं लगता कि यह किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। यह एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे उत्पन्न किया वह निश्चित रूप से प्राकृतिक नहीं था।
उद्धरण चिन्ह। निकिता झुंझलाकर धीरे से बुदबुदाई। लगता है उसे अंदाजा हो गया होगा कि किसने किया होगा, लेकिन क्या कोई हमला इतना शक्तिशाली होता है कि इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सके? मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन सोचा। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया के हर प्रकार के मंत्रों को जानता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे मंत्र हों जो व्यापक क्षति पहुंचाने में सक्षम हों, जो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन जिसने भी ऐसा किया है, क्या उसके द्वारा छोड़ा गया नुकसान परमाणु बम के बराबर नहीं है? मैंने अपना हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखकर सोचा। मास्टर, मुझे लगता है कि आप कुछ ही मिनटों में देख लेंगे कि जिसने भी ये किया है, वह हमसे ज्यादा दूर नहीं है, एक परिचित गंध है, निकिता ने बताया, जबकि उसकी लाल आंखें गिरे हुए पेड़ों के पार दूर तक देख रही थीं। फिर वो पूरी रफ्तार से उस तरफ भाग गई। बिना कुछ कहे मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। आसमान से बर्फ की तलवारें उड़ रही थीं और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की कई शाखाओं और तनों को चीरती हुई हमारे लिए दौड़ने का रास्ता साफ कर रही थी। जैसे ही हमने धीरे धीरे अपने बीच की दूरी कम की, आगे 3 आकृतियां दिखाई देने लगीं। आलिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा स्पष्ट हो गया और 2 बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी घबराई हुई मुद्रा में उसके पास खड़े थे। हम बातचीत करने के लिए 3 मीटर की दूरी पर रुके। अरे, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों अकेले यहाँ आओगे, रुको। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों जंगल में डेट पर थे? आलिया ने अचानक चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा। निकिता ने भी झट से जवाब दिया। तुम अचानक क्या कह रहे हो, बदमाश? उद्धरण चिन्ह। फुफुफु, क्या एक मतलबी बूढ़ी औरत की बजाय एक बिगड़ैल लड़की होना बेहतर नहीं है? छी, तुम्हारा मुंह कितना तीखा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जीभ निकाल दूं? हे, कोशिश करने के लिए आपका स्वागत है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि इसके बाद आप अपनी आखिरी सांस लेंगे। दोनों ने अपनी सामान्य बहस शुरू कर दी और एक दूसरे को गालियां देने लगे। दोनों के बीच की बहस को देखकर मैं आह भरने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन मेरे होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। मैंने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और उन्हें उनके सिर के ऊपर रख दिया। आह, क्या? दोनों चौंक कर बोले। उनके गोरे गालों पर हल्की सी लाली छा गई। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि आप दोनों मेरे साझेदार हैं, मैंने उनसे सच्चे दिल से कहा। मेरी बात सुनकर दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। आह, यह क्या है? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हारतों की कृतज्ञता भरे शब्द सुनना ही मेरे कुंवारी दिल को इतना अधिक धड़कने के लिए पर्याप्त है। आलिया खुशी से मुस्कुरा उठी और उसके गाल लाल हो गए। हाँ, गुरु की प्रशंसा के शब्द सुनना कानों को बहुत सुखद लगता है, निकिता ने कुछ शर्मीलेपन से कहा। उसकी नौचांदी की लोमड़ी की पूंछ खुशी से हिल रही थी, जबकि उसके लोमड़ी के कान खुशी से फड़क रहे थे। उसके चेहरे का हर हिस्सा टमाटर की तरह लाल था। लगता है उसे अपने कानों को सहलाना बहुत पसंद था, क्योंकि उसके लोमड़ी जैसे कान लगातार हिल रहे थे। आह, यह एक कुत्ते को सहलाने जैसा सुखद एहसास है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मुझे उसकी तुलना कुत्ते से करनी चाहिए या नहीं, लेकिन यह वैसा ही एहसास है जैसा मुझे धरती पर कुत्ते को सहलाते समय हुआ था। जैसे ही मैंने निकिता के फर को महसूस किया, मेरी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। ये देखकर आलिया की आंखें ईर्ष्या से सिकुड़ गईं और उसने मेरा हाथ खींच लिया। अरे, ये ठीक नहीं है, मैं भी उसे सहलाना चाहता हूँ, तुम्हें पता है, आलिया ने नाराज होकर कहा। निकिता की रोएदार लोमड़ी की पूंछों पर अपना चेहरा रगड़ने से पहले, अरे आलिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी पूंछ को मत छूना, तुम कमबख्त आत्मा? उद्धरण चिन्ह। निकिता ने अपनी पूंछ खींची और आलिया को गुस्से से घूरा। मुलायम एहसास के हटते ही आलिया के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। निकिता ने कड़वाहट से मुंह फेर लिया। तभी, क्या आपकी चर्चा में बाधा डालना ठीक रहेगा? छोटे भूरे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखता है। मैं हैरानी से अपना सिर घुमा लेती हूँ। मैं तो उनके बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। बिल्कुल, आप आगे बढ़ सकते हैं, मैंने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए अजीब तरीके से कहा। क्या आप लोग सचमुच साहसी हैं? उसने कुछ घबराहट से पूछा। हाँ, हम साहसी लोग हैं जो अल्बेनियन राज्य के साहसिक संघ से आए हैं। हमने एक खोज देखी जिसमें बताया गया था कि यहाँ से उत्तर की ओर स्थित गांव में भूत प्रेतों की समस्या है। मैंने समझाया। मैं समझ गया, तो उन्होंने एडवेंचरर गिल्ड से मदद मांगी है। भूरे बालों वाले आदमी ने जोर से आह भरी और उसका कंधा नीचे झुक गया। अंततः हम गांव से बहुत दूर चले गए, लेकिन हम पकड़े गए ग्रामीणों को वापस नहीं ला सके।
तो क्या मैं यह मान सकता हूँ कि आप जानते हैं कि पकड़े गए ग्रामीण कहाँ हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जहाँ भूत प्रेत छिपते हैं। उद्धरण चिन्ह। भूरे बालों वाले आदमी ने समझाया। मैं समझ गया। तो आप लोग वहां नहीं पहुंच पाए। क्या इसका मतलब यह है कि आप लोग अपहृत ग्रामीणों की तलाश करते हुए खो गए? नहीं नहीं, इससे पहले कि हम बहुत दूर जा पाते, हम पर एक विशाल सांप ने हमला कर दिया। वह चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी। एक सांप? हो! मेरी आंखें धीरे से सिकुड़ गईं जब मैंने उन दो आदमियों के चेहरे को देखा। वे दोनों भयभीत लग रहे थे क्योंकि उनके चेहरों पर पसीने की बूंदें बह रही थीं। ओह, ठीक है, वह गंदा सांप। मुझे कहना होगा कि मुझे आश्चर्य है कि इस तरह का एक राक्षस इस जंगल की गुफा के अंदर रह रहा है। आखिरकार, काला सांप आमतौर पर दलदली क्षेत्रों के अंदर रहता है। आलिया, जो मेरे बाएं हाथ से चिपकी हुई थी, उसने सहजता से कहा जैसे कि यह कोई मामूली बात हो। हाँ, एक काला सांप? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह रैंक का राक्षस नहीं है? निकिता ने आंखें चौड़ी करके कहा। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि काला सांप क्या होता है? मैंने अपना सिर एक ओर झुकाते हुए काफी उलझन में पूछा। खैर, काला ना तो ठीक है, यह एक बड़ा सांप जैसा राक्षस है जो अंधेरी जगहों में रहना पसंद करता है। इसके शरीर में इतना जहर होता है कि यह मिनटों में कई इंसानों को आसानी से मार सकता है। निकिता ने उदास भाव से समझाया। मैंने गहरी सांस ली क्योंकि मुझे लगा था कि मामला बहुत मुश्किल होने वाला है। मोटे तौर पर अनुमान लगाए कि वह सांप कितना लंबा था। मुझे लगता है कि यह लगभग 40 सेमी लंबा था। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा। 40 सेमी? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? प्लीज मुझे बताओ कि तुम मजाक कर रहे हो। मेरे मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। क्या ये धरती के सबसे लंबे सांप जितना लंबा नहीं है, जिसकी लंबाई लगभग 32 सेमी थी? लेकिन बुरी खबरें यही खत्म नहीं हुई। केवल 40 सेमी? यह अधिकतम ऊंचाई नहीं है, वह सर्प अवश्य ही बच्चा रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। एक बच्चा, आप कहते हैं? हाँ, अगर मुझे सही से याद है तो काले सर्प को तब वयस्क माना जाता है जब वह 60 सेमी लंबा हो जाता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है। निकिता की बातें सुनकर सबके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। निकिता की बातें सुनकर आलिया की पुतली कांप उठी। फिर मुझे एक ऐसे सांप के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना पड़ा जिसे वयस्क भी नहीं माना जाता था। उद्धरण चिन्ह। वह मन ही मन बुदबुदाए। तुमने जिस गुफा की बात की थी वह कहाँ है? मैंने पूछ लिया। यह आगे है, मैंने पहले की लड़ाई में इसे नष्ट नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। उस तरफ सिर घुमाकर मैंने एक पुरानी गुफा का प्रवेश द्वार देखा जो कुचले हुए पेड़ों की शाखाओं से थोड़ा छिप गया था। अध्याय 92 नरसंहार। हाँ, निकिता ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाकर एक विशालकाय पत्थर पर मुक्का मारा जो प्रवेश द्वार का रास्ता रोक रहा था। धमाका। जब उसका नाजुक दूधिया सफेद हाथ बोल्ड से टकराया तो एक जोरदार आवाज गूंजी। बोल्ड का विशाल पिन टूट गया और धीरे धीरे टूटकर जमीन पर गिर गया। भूकंप की लहर ने रास्ते में पड़े पेड़ों को भी उड़ा दिया। सब लोग उस दृश्य को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। उनके मुंह आश्चर्य से खुले हुए थे। आलिया की भौं हल्की सी सिकुड़ गई। चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि इतनी सुंदर आकृति वाली महिला में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे होती है। खैर, यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर कोई दे सके, है न? मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी कल्पना कीजिए कि वे बिस्तर में कितने मजबूत होंगे। खांसी। आलिया, कृपया ऐसा करना बंद करो। सच में, मुझे ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है जिससे बाद में मुझे बुरे सपने आए। मेरा चेहरा अचानक लाल हो गया, जैसे मेरे दिमाग में एक छवि कौंध गई हो, लेकिन मैंने तुरंत ही ऐसे विचार को त्याग दिया। ओह हारू, तो तुम्हारा चेहरा सचमुच लाल हो गया है। आलिया ने अपने होठों पर चंचल मुस्कान लाते हुए कहा। ये सुनकर मेरी भौहें तन गई। आप ही अजीब बातें कह रहे हैं। बस मेरा चेहरा लाल हो गया है क्योंकि हम कुछ देर से धूप में हैं, समझ गया? और आलिया, कृपया इतनी अचानक ऐसी अजीब बातें कहना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा। गहरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा, लेकिन निकिता ने मुझे घूर कर देखा, जिससे मेरा दिल रुक गया और वह मुस्कुराई, लेकिन वह निश्चित रूप से मुस्कान नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि आपका क्या मतलब था। हो सकता है कि बाद में आपको बुरे सपने आए। उसने हमारे बीच की दूरी कम की और मेरे चेहरे को गौर से देखा। वह इस तरह मुस्कुराई कि उसकी लाल आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। मैंने आलिया की ओर सहायता की आशा से देखा,
लेकिन उसने मेरी नज़रों को अनदेखा कर दिया और आसपास के वातावरण पर नज़र दौड़ाई। जहाँ तक भूरे बालों वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी का सवाल है, उनके चेहरे पर दया थी। जब निकिता मेरे चेहरे को इतने करीब से देख रही थी कि मैं उसके सुडौल चेहरे की हर खूबसूरत विशेषता को आसानी से पहचान सकता था, तो वातावरण अजीब तरह से असहज हो गया। हाँ, हम लापता ग्रामीणों को खोजने के लिए उस गुफा की खोज करने जा रहे थे, है ना? चलो ज्यादा समय नहीं लेते, मेरा मतलब है, कौन जानता है कि वे इस समय किस स्थिति में होंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं जिस कठिनाई में था, उससे बचने के लिए मैंने जल्दी से बातचीत को मुख्य मुद्दे पर वापस लाया। इस पर भूरे बालों वाला आदमी थोड़ा घबराते हुए बोला, जबकि वह निकिता की ठंडी निगाहों से बचने के लिए अजीब तरह से बोल रहा था। हाँ, वह सही कह रहा है, आखिरकार वे कई सप्ताह से लापता थे, इसलिए उनकी स्थिति काफी खराब होगी। तुमने उसे सुना, निकिता? तुम्हारे पास बाद में हारुतो से पूछताछ करने के लिए दुनिया का सारा समय है, लेकिन अभी के लिए चलो। आलिया ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसी से कहा, अरे, कम से कम मेरी मदद तो करोगी? कैसी आत्मा अपने ठेकेदार को छोड़ देती है? मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय मेरे मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया। मेरे विचार टेलीपैथी के माध्यम से आलिया तक पहुंचाए गए, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ भी अजीब नहीं सुना। ठीक है, लेकिन उन दोनों का क्या होगा? क्या हम उन्हें अपने साथ ला रहे हैं? अपहरण के बारे में ग्रामीणों द्वारा दिए गए तर्क के बाद निकिता केवल एक आह भर सकी और उसने आलिया और मेरे बीच से भूरे बालों वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा, फिर दाढ़ी वाले व्यक्ति की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उनकी बात में दम है, हमें उनके बारे में क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें साथ लाना चाहिए या पीछे छोड़ देना चाहिए? यह एक कठिन निर्णय है। यदि हम उन्हें अपने साथ ले आएं तो वे हमारे लिए बोझ या बाधा बन सकते हैं, जबकि दूसरी ओर यदि हम उन्हें पीछे छोड़ दें तो दूर रहने पर उन पर राक्षसों का हमला हो सकता है। जब मैंने अपने रेशमी काले बालों के अंदर हाथ डाला तो मेरे चेहरे पर एक तनाव उभर आया और मैं मन ही मन सोचने लगी। तभी आलिया मेरे बाएं ओर से आए और मेरे कंधे पर झुककर धीरे से मेरे कान में कुछ फुसफुसाने लगी। हारुतो, उन्हें साथ क्यों नहीं लाते? मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। अगर उस काले नाग जैसा कोई राक्षस उस गुफा के अंदर छिपा होता तो परेशानी होती, लेकिन हम सब यहाँ होते तो ठीक रहता, नहीं? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है आप सही हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अजीब लगे तो क्या आप मुझे सचेत कर सकते हैं? हाँ, इसे मुझ पर छोड़ दो, आलिया ने उत्साह से जवाब दिया। उसकी आवाज़ जीवंत थी। इस पर निकिता ने शक से आंखें सिकोड़ लीं। अरे, तुम लोग क्या फुसफुसा रहे थे? ओह, इसमें ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है, हम तो बस इस बारे में बात कर रहे थे कि उन दो लोगों को अपने साथ लाना ठीक रहेगा। आलिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। जिन दो आदमियों का जिक्र किया गया था, उन्होंने आलिया की बात का जवाब देते हुए कंधे उचका दिए। रुको, हाँ, मैंने सिर झुकाकर पूछा। दाढ़ी वाला वह आदमी, जो हमारे आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला था, अचानक घबराहट में बोला, क्या आप कह रहे हैं कि हमें भी साथ आना होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या कोई समस्या होगी? मैंने उत्सुकता से पूछा। बकवास बंद करो, मैं उस नरक में वापस नहीं जा रहा हूँ। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं जिनका जीवन बहुत पहले समाप्त हो गया है तो मेरा अनुमान मानो, लेकिन मैं किसी के हित के लिए उस जगह में दोबारा प्रवेश नहीं करूँगा। वह चिल्लाया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम इस जंगल में अकेले रह रहे हो, जहाँ राक्षस आसानी से तुम पर हमला कर सकते हैं? कायरता सचमुच बहुत बुरी होती है, निकिता ने कहा। उसकी लाल आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुमने अभी क्या कहा? कमबख्त अर्धमानव हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे जैसे जानवर को हम इंसानों से बात करने का अधिकार है, जो स्पष्ट रूप से तुमसे श्रेष्ठ हैं। वह निकिता पर गुस्से से चिल्लाया, जो अपने चांदी जैसे बालों से खेल रही थी। लेकिन जब उसने दाढ़ी वाले आदमी की बातें सुनी तो उसकी लाल पुतलियां सिकुड़ गई और उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। माहौल में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। निकिता की लाल आंखें सिकुड़ गईं, उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गईं, उसका मुंह हेंट गया और वह सामने खड़े दाढ़ी वाले आदमी को घूरने लगी। इस दर पर यह अच्छा नहीं है, चीजें बहुत अच्छी नहीं होंगी। निकिता और दाढ़ी वाले आदमी के बीच एक खतरनाक हवा बहती रही। मुझे हैरानी है कि निकिता ने उसे पहले ही क्यों नहीं मार दिया। हालांकि अगर उसने ऐसा किया तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। आलिया ने दाढ़ी वाले आदमी को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो, लेकिन कुछ कहने के बजाय उसने एक गहरी सांस ली और अपना मुंह खोल दिया। ऐसी स्थिति में आप अकेले हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी परवाह नहीं है कि आप जीवित रहें या मर जाएं,
यदि आप इतने डरे हुए हैं कि आप अंदर भी नहीं जाना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं होंगे। आलिया ने बेरहमी से बर्फीली, ठंडी आवाज में कहा। उसकी पन्ने जैसी आंखें रहस्यमयी ढंग से चमक उठी जब उसने दाढ़ी वाले आदमी को घूरा। एक पल के लिए उसका शरीर मानो जम गया जब उसने उसकी रत्न सी आंखों में देखा। उस पर, मैं समझ गया, तो फिर क्या हम चलें? ओह, हमने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है ना? मैंने पूछा, अपनी नज़र भूरे बालों वाले आदमी की ओर घुमाई। ओह, ठीक है, मैं बेन हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने इधर उधर देखा और सबसे पूछा। सबने सिर हिलाया। बेन ने जोर से सिर हिलाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डरा हुआ है, या यूं कहें कि वो डरा नहीं है, ये कहना गलत था। लगता है वो भागने से बचने के लिए अपनी भावनाओं को दबा रहा है। ये देखकर मैंने संतोष से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगा कि हमें इस मामले में अब और समय बर्बाद करना चाहिए। आखिरकार उस आदमी की रक्षा करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वह यहाँ अकेले रहना चाहता है तो रहने दे। फिर हम गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर गए और गुफा के अंधेरे संकरे कोनों की ओर चले गए। छत से पानी गिरने की आवाज से कमरा काला हो गया। यह अंधेरा बहुत कष्टकारी होगा, मैंने अपनी हथेली आगे बढ़ाने से पहले झुंझलाहट से सोचा। अग्नि की माता, मेरे आसपास के वातावरण में गर्मी लाओ, भड़कती गेंद, मैंने धीमी आवाज में कहा। मेरी फैली हुई हथेली के सामने एक जादुई घेरा बन गया और आग का एक छोटा सा गोला बन गया। चूंकि मैं सिर्फ एक प्रकाश स्रोत बनाना चाहता था, इसलिए मैंने जादुई संरचना में बस थोड़ी सी ही मन की मात्रा जोड़ी। इस प्रकार ज्वाला का गोला केवल एक छोटा सा कण बन गया। फ्लेयर की रोशनी ने आसपास के क्षेत्र को हल्का सा प्रकाशित कर दिया, जिससे घने अंधेरे में आगे क्या है ये देखना आसान हो गया। हम कई मिनट तक चलते रहे और धीरे धीरे मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन किसी राक्षस या मनुष्य का कोई निशान नहीं था। केवल एक भारी सन्नाटा था जहां केवल कदमों की आवाज और सभी की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। निकिता, क्या तुम कुछ सुन रही हो? मैंने उसके पास जाकर पूछा। मेरा सवाल सुनकर निकिता ने चिंता भरे भाव से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं इस समय कुछ भी नहीं सुन सकता, निकिता ने बेचैनी से जवाब दिया। उसका रंग रूप अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने निकिता के चेहरे पर भाव देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। हमारे पीछे पीछे चल रही आलिया ने भी निकिता के चेहरे पर आए बदलाव को देखा और अपना मुंह खोल दिया। निकिता, क्या कुछ गड़बड़ है? आलिया ने उत्सुकता से पूछा। मैं खून की हल्की गंध सूंघ सकता हूँ, उसने आगे की ओर इशारा करने से पहले कहा। फिर हम जल्दी से उस दिशा में चल पड़े। हम अंधेरे में और नीचे चले गए, लेकिन फिर हारुतो, क्या कुछ गड़बड़ है? आलिया ने पूछा। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना हाथ, जिसमें फ्लेयर था, नीचे की ओर घुमाया, जिससे जमीन दिखाई देने लगी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठंडी हवा में सांस लेते हुए आलिया की पुतलियां सिकुड़ गईं। सबकी भी यही प्रतिक्रिया थी, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लाल खून के धब्बे थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे कई दिनों से वहां पड़े हों। खून अभी भी गीला था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह अभी बना है। छी, अच्छा नहीं है। लगता है हम थोड़ा देर से आ गए, आलिया ने खून के धब्बों पर नजर डालते हुए कहा। बेन स्थिर खड़ा रहा और बिना हिले खून के धब्बों को देखता रहा। बच्चे, वह बड़बड़ाया। नहीं, चलो और नीचे चलते हैं, शायद कुछ लोग बचे हों, मैंने कहा। जैसे ही मेरी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे बढ़ गया। बाकी लोग चुपचाप बिना एक शब्द बोले मेरे पीछे पीछे चले गए। जब मैं गुफा के अंदर एक छोटे से कमरे की ओर जाने वाले एक छोटे से घुमावदार प्रवेश द्वार में गया तो मेरी चमक हल्की सी टिमटिमा रही थी, लेकिन मैंने जो देखा उससे न केवल मेरी पुतलियां कांप उठी, बल्कि अन्य सभी की भी। जमीन पर अनगिनत लोगों के अलग अलग अंग पड़े थे, हाथ, पैर, आंखें और यहाँ तक कि वयस्कों के सिर भी, जिनके चेहरों पर भयावह भाव थे। उनका खून जमीन पर घुलकर रंग रहा था। यह एक ऐसा नरसंहार दृश्य था जो किसी भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को दुखी कर सकता था जिसने इसे देखा। बेन अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसे जोर से खांसी आने लगती है और उल्टी होने लगती है। इस बीच आलिया के चेहरे पर उस जगह को देखते हुए एक कड़वाहट भरी मुस्कान उभर आई। निकिता ने अपनी नाक ढक ली और हल्की सी भौहें सिकोड़ लीं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं उस दृश्य को शून्य भाव से देखता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं जानता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे लगता है कि यह तब हुआ जब मैंने वह सपना देखा था, जब मैं उस नरसंहार युद्ध के मैदान में था।
तब से मुझे अब कुछ भी नजर नहीं आता। मैंने हल्की सी आह भरी और पीठ फेर ली। चल दर उद्धरण चिन्ह, मैंने लगभग उदासीन स्वर में कहा। ये लोग तो पहले ही मर चुके हैं, इसलिए अब रोने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम जो जिंदा है उन्हें बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए, मैंने मन ही मन खुद से कहा। अध्याय 93 अज्ञात परिवर्तन। हम गुफा के अंदर गहराई तक जाते रहे। हम एक संकरे रास्ते से होकर गुजरे। रास्ता पूरी तरह से घने अंधेरे में डूबा हुआ था, जिससे आगे क्या है ये देखना मुश्किल हो रहा था। लगभग 20 मिनट तक केवल कदमों की आवाज और धीमी सांसों की आवाज ही सुनाई देती रही। निकिता, क्या तुम्हें कुछ अजीब सी गंध आ रही है? मैंने अपने कंधों के ऊपर से निकिता की ओर देखा, जो मुझसे एक कदम पीछे चल रही थी। मेरा अचानक प्रश्न सुनकर निकिता की प्यारी सी सुडौल नाक हल्की सी हिल गई, क्योंकि उसने वातावरण में फैली खुशबू को सूंघा था। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि हम अंधेरे में जा रहे हैं, जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से चीजों को मौके पर छोड़ना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि जब हमने स्थिति पर विचार किया तो हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वैसे बेन, तुम और वह बूढ़ा आदमी कितनी दूर तक गए थे, जब तक कि उस सांप ने तुम दोनों का पीछा नहीं किया? आलिया ने बेन की तरफ देखते हुए पूछा। अचानक उसकी नज़र आलिया पर पड़ी, जो उसके ठीक बगल में चल रही थी। हालांकि आलिया अपने आसपास के घने अंधेरे में इतनी घुल मिल गई थी कि उसके हाव भाव देखना मुश्किल हो रहा था। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है, उस समय हमारे पास किसी भी तरह का प्रकाश स्रोत नहीं था, इसलिए हमें कई दिनों तक अंधेरे में भटकना पड़ा। और अगली बात जो मैंने देखी वह ये थी कि वह सांप हमारा पीछा कर रहा था, उन्होंने विचारमग्न भाव से समझाया। डॉट 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 मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि हमें और गहराई में जाना होगा, आलिया ने सहज स्वर में कहा। उसके बाद कोई नहीं बोला। अंधेरा फिर से शांत हो गया। मैंने फ्लेयर की मदद से गुफा की मजबूत दीवारों को ध्यान से देखा। जब मैं इसे देख रहा था तो मैंने देखा कि दीवारें प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हैं। ये गुफा, क्या यह मनुष्यों के हाथों से बनाई गई हो सकती है? मैं दीवारों को देखते हुए आश्चर्यचकित था। मुझे दीवार में एक जगह मिली जहां एक बड़ा छेद था और मैंने उस हिस्से को छूने की कोशिश की, जब अचानक उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह 4 लाल चमकती आंखों ने अंधेरे को धुंधला कर दिया। मैं सहज ही उस स्थान से दूर कूद गया। मेरा पैर जो भाले जैसा था, मेरी छाती को छेदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने हमले से बचने के लिए अपने शरीर को दाएं ओर मोड़ लिया। नीली त्वचा वाली 4 आंखों वाली मकड़ी, जिसका शरीर 20 सेमी से अधिक बड़ा था, उछलकर बाहर आई। वह क्या है? बेन ने अंधेरे से बाहर आए मकड़ी जैसे प्राणी को देखते हुए घबराहट से पूछा। ये लाल आंखों वाली मकड़ी है, सावधान रहें, वे इस दुनिया के सबसे जहरीले राक्षसों में से एक हैं, आलिया ने सख्ती से चेतावनी दी। इस पर निकिता अपनी उंगलियां चटकाते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए आगे बढ़ी। यह मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा कि 4 आंखों वाली मकड़ी की ओर दौड़ने से पहले उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई, जिसके चारों ओर बिजली चमक रही थी, और उसने मकड़ी पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अपने बड़े आकार के लिए अनुपयुक्त गति से मकड़ी तुरंत निकिता की पीठ के पीछे चली गई। क्या? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निकिता की लाल आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपना शरीर घुमाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, 4 आंखों वाली मकड़ी ने पीछे से उसकी ओर जाल की एक मोटी डोरी फेंक दी। गुह! निकिता का शरीर आगे की ओर उड़ गया, क्योंकि वह लगभग 10 मीटर ऊंचे एक छोटे से पत्थर से चिपक गई थी। छी! निकिता ने अपनी राक्षसी ताकत का फायदा उठाकर खुद को मुक्त कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह बच पाती, 4 आंखों वाली मकड़ी ने बड़ी तेजी और चपलता के साथ सामने से उस पर हमला कर दिया। धिक्कार है, अच्छा नहीं, मैंने सोचा और तुरंत निकिता को बचाने के लिए आगे बढ़ा। अग्नि की मां, मेरे लक्ष्य को जला दो, भड़कीली गेंद। मेरी फैली हुई हथेली के सामने एक जादुई संरचना बन गई। जब 10 मीटर व्यास वाली ज्वाला का एक गोला 4 आंखों वाली मकड़ी की दिशा में आया, अपनी ओर आने वाले हमले को भांपते हुए 4 आंखों वाली मकड़ी ने अचानक अपने बड़े शरीर को बाईं ओर घुमाया, जिससे उसकी ओर आने वाले अग्नि हमले से बचा जा सका। अरे आलिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आलिया की ओर देखते हुए पूछा, जो इस स्थिति को शांति से देख रही थी, जैसे कि यह उसका कोई काम नहीं था। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया। याद है जब मैंने कुछ समय पहले बाहर उस काले सांप से लड़ाई की थी? मैंने वास्तव में अपनी सारी जादुई शक्ति का उपयोग कर लिया था, और अब मैं अपना भौतिक रूप बनाए रखने में सक्षम नहीं रहूंगा, आलिया ने माफी मांगते हुए बताया। ओह, मैं समझ गई, इसीलिए उसने कोई हमला नहीं किया।
पर ऐसा इसलिए नहीं कि वह आलसी थी, बल्कि इसलिए कि वह हमला नहीं कर सकी। ये सुनकर मेरे मुंह के कोने फड़कने लगे। लगता है मुझे खुद ही यह करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, यह अनुभव तो अच्छा ही होगा। जब मैं पर्याप्त जादुई शक्ति प्राप्त कर लूंगा तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। आलिया ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मैंने थोड़ी देर के लिए अपना सिर उसकी ओर घुमाया और भागने से पहले अपना सिर हिलाया। पवन की माँ, मेरे लक्ष्य को चीर डालो, पवन ब्लेड। एक जादुई संरचना ने घने अंधेरे को रोशन कर दिया। जैसे ही हवा बेचैन हो गई, ब्लेड के रूप में 3 हवाएं सीधे 4 आंखों वाली मकड़ी की ओर बढ़ीं, लेकिन अपनी अविश्वसनीय गति का उपयोग करते हुए 4 आंखों वाली मकड़ी तुरंत हवा के ब्लेड से बचते हुए आगे बढ़ गई। 4 आंखों वाली मकड़ी ने धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम कर दी और अपने मोटे जाल का उपयोग करके मुझ पर हमला कर दिया। छी, कितना अधिक कष्टप्रद है, मैंने झुंझलाहट में कहा। जैसे ही मैंने अपनी तलवार निकाली और मेरी ओर आ रहे जाल के मोटे धागे को काट दिया, मैंने अपने शरीर को फुर्ती से हिलाया, जाल के धागे से हल्के से बचते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए उन जालों को काट दिया जो बहुत तेज थे और उनसे बच पाना मुश्किल था। 4 आंखों वाली मकड़ी ने अपने 8 पैरों का इस्तेमाल करके मेरे शरीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत अपने शरीर के उन हिस्सों को हटा दिया जिन पर हमला हुआ था और हम दोनों के बीच कुछ दूरी बनाने के लिए पीछे हट गई। स्कूश! 4 आंखों वाली मकड़ी ने अपने लंबे पैर हिलाकर मेरे चारों अंगों पर वार किया। मौत का एहसास मेरे मन में तुरंत दौड़ गया और मैंने अपने शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश की। हालांकि मेरे चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि मुझे अपनी छाती में जलन महसूस हुई। जब मैंने अपनी नज़र नीचे उस स्थान पर घुमाई जहां मुझे जलन महसूस हुई तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई। 4 आंखों वाली मकड़ी का अगला पैर मेरी छाती में घुस गया था और ताज़ा खून मेरे काले कोट पर लग गया था। हारुतो, मालिक, आलिया और निकिता दोनों की आवाज़ें एक दूसरे से टकरा रही थी। धिक्कार है, बहुत दर्द हुआ। मेरे विचार धीरे धीरे धुंधले होते गए और मेरी नज़र थोड़ी धुंधली हो गई। मुंह भर खून थूक दिया और अपने हाथ से उस जगह को धीरे से पकड़ लिया जहां से मेरा खून लगातार बह रहा था। मैंने अपने शरीर में चुभन महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए। जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन स्वाश स्वाश, आह! 4 आंखों वाली मकड़ी ने अपने 2 पैर हिलाकर तुरंत मेरे दाएं और बाएं दोनों हाथों को छेद दिया। मेरा चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि मैं अब अपने हाथों को हिलाने में असमर्थ थी। तो मैं ऐसे ही मरता हूँ। लगता है अब मुझे भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मेरी दृष्टि तुरंत धुंधली हो गई और मेरे विचार अचानक रुक गए। बेहोश होने से पहले मैंने जो आखिरी चीज़ महसूस की वह थी 2 नर्म लेकिन गर्म हाथ जो मुझे पीछे से धीरे से गले लगा रहे थे। तारानकन तारानकन तारानकन। इससे पहले कि हारुतो पूरी तरह से बेहोश हो जाए, आलिया तुरंत उसके पीछे आ गई और उसे पीछे से खींच लिया। जब उसका शरीर 4 आंखों वाली मकड़ी से अलग हुआ तो उसकी छाती और बाहों से खून बहने लगा। 4 आंखों वाली मकड़ी तेजी से आलिया की ओर बढ़ी, जो बेहोश हारुतो को अपनी बाहों में जकड़े हुए थी। 4 आंखों वाली मकड़ी को धीरे धीरे अपनी ओर आता देख आलिया की भौहें झुंझलाहट से तन गईं। हालांकि इससे पहले कि 4 आंखों वाली मकड़ी हमला कर पाती, बर्फ की एक गोलाकार दीवार आलिया और हारुतो के चारों ओर प्रकट हो गई, मानो उन्हें बचाने के लिए। आलिया ने अपनी पन्ने जैसी आंखें चांदी के बालों वाली अर्धमानव महिला की ओर घुमाई, जो एक विशालकाय पत्थर के ऊपर खड़ी थी, जिसका भार आसानी से 30 मीटर था। 4 आंखों वाली मकड़ी को देखते हुए निकिता की लाल आंखें क्रोध से भर गईं। आलिया, मैं मास्टर को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, निकिता ने अपनी लाल आंखें आलिया की ओर घुमाते हुए कहा। आलिया की पन्ने जैसी आंखें उसकी लाल आंखों से मिली और थोड़ी चौड़ी हो गई। आलिया के लिए ये स्पष्ट था कि निकिता सचमुच क्रोधित थी, क्योंकि उसके चारों ओर की हत्या की तीव्र इच्छा एक ऐसे जानवर की तरह थी जो एक शिकार को खाने वाला था, जिसने मूर्खतापूर्वक एक शेरनी को क्रोधित कर दिया था। हाँ, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। भले ही निकिता ने कुछ नहीं कहा हो, वह किसी को भी हारुतो को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, क्योंकि उसने उस व्यक्ति से वादा किया था। आलिया ने जल्दी से हारुतो को ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि उसे 4 आंखों वाली मकड़ी के पैरों से छुरा मारा गया था। उसे मकड़ी के जहर का असर होने से पहले उसे ठीक करना था। अब जब हारुतो सुरक्षित हो गया तो निकिता ने अपनी लाल आंखों को 4 आंखों वाली मकड़ी पर खतरनाक तरीके से सिकोड़ लिया। उसकी 9 चांदी की लोमड़ी की पूंछ उसकी पीठ के पीछे झूलने लगी। फिर उसने अपना बर्फ सा सफेद हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत ही बर्फ से बनी तलवारें और भाले आकाश में प्रकट हो गए और उन्होंने अपना मार्ग 4 आंखों वाली मकड़ी की ओर मोड़ दिया, जो किसी भी क्षण उसके शरीर को छेदने के लिए तैयार थी।
निकिता की आंखों में हत्या की भावना थी और वह ठंडे स्वर में बोल रही थी, अब मरो। उद्धरण चिन्ह। इस पर तलवारें और भाले तुरंत तीर की तरह चार आंखों वाली मकड़ी के शरीर की ओर बढ़ गए। चार आंखों वाली मकड़ी की लाल आंखें मन मन चमक उठी जब उसने देखा कि बर्फ की तलवारें और बर्फ के भाले हर संभव कोण से उस पर आ रहे हैं। चार आंखों वाली मकड़ी ने फिर जाल का एक मोटा धागा निकाला जिसने उसके विशाल शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। जैसे ही तलवारें और भाले चिपचिपे जालों के संपर्क में आए, वे तुरंत अपनी गति खो बैठे और जाल में फंस गए तथा उसमें उलझ गए। ये देखकर निकिता ने अपने शरीर को बिजली की तेज लिपटों से ढाक लिया और चार आंखों वाली मकड़ी की ओर दौड़ी तथा अपने गिरने के वेग का उपयोग करते हुए मकड़ी के विशाल शरीर पर मुक्का मारा। हाँ, निकिता चार आंखों वाले मकड़ी के जाल के बीच से फिसल गई और अपनी चमकदार मुट्ठी, जिसमें बिजली चमक रही थी, उसके विशाल शरीर पर दे मारी। धमाका, बूम, एक जोरदार विस्फोट हुआ और चार आंखों वाली मकड़ी का शरीर उड़कर जमीन पर गिर गया। इसके शरीर के नीचे 20 मीटर व्यास का एक बड़ा गड्ढा बन गया। गुफा हिलने लगी क्योंकि गुफा की मजबूत दीवारों पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी। हाय, चार आंखों वाली मकड़ी चिल्लाई क्योंकि उसकी मोटी त्वचा पर मुक्का मारा गया था। लेकिन निकिता यहीं नहीं रुकी, उसने अपनी दोनों मुठ्ठियां उसके शरीर पर जोर से मारी और कई वार किए। धमाका, 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 धमाका। उसके शरीर के नीचे का गड्ढा उसके प्रत्येक घूंसे के साथ आकार बढ़ता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत काल तक गुफा चार आंखों वाली मकड़ी के रोने की तेज आवाज के साथ साथ भूमि के टूटने की विस्फोटक ध्वनि से भरी रही। इस बीच बर्फ की दीवार के अंदर हारुतो का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। हारुतो, कृपया मत मरो। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने हारुतो के रेशमी काले बालों को सहलाया क्योंकि वह उसे आत्मा कला का उपयोग करके ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका शरीर एक धुंधली हरी रोशनी से ढका हुआ था जो धीरे धीरे उसके घायल शरीर को ठीक कर रही थी, लेकिन उसकी सांसें काफी कठिन थीं और उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था जैसे कि वह सबसे दर्दनाक घाव को सहन कर रहा हो। बेन बगल से देख रहा था जिसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। मुझे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न उसने स्वयं से कई बार पूछा था, लेकिन चाहे वह स्वयं से कितना भी प्रश्न करे, उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और चुपचाप आह भरी। आलिया का चेहरा हारुतो के चेहरे से बिल्कुल सटा हुआ था। वह धीरे से अपना माथा उसके माथे पर रख रही थी। उसके मुलायम हरे बाल धीरे से उसके चेहरे से टकरा रहे थे। उसके शरीर पर छाई धुंधली हरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। कोई बात नहीं, मेरी जादुई शक्ति खत्म हो रही है, आलिया ने निराशा भरे भाव से बुदबुदाया। बिना कुछ सोचे समझे आलिया ने तुरंत अपने मुलायम चमकदार होंठ हारुतो के होंठों से लगा दिए। अपने मन को पुनः स्थापित करने के लिए उसे हारुतो से सीधे इसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी, या तो शारीरिक संपर्क के माध्यम से या उसे सीधे स्थानांतरित करने की अनुमति देकर। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पास उसे सीधे उससे ले लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसके पास पर्याप्त जादुई शक्ति आ गई तो उसने एक बार फिर उसका उपचार करना शुरू कर दिया। उसका पीला चेहरा धीरे धीरे अपनी रंगत वापस पाने लगा। थप थप थप। जब आलिया हारुतो का इलाज कर रही थी तो उसे पता नहीं था कि हारुतो के शरीर के अंदर कुछ चमत्कारी हो रहा है। ईश्वरीय कोट जो इतने लंबे समय से शांत था, उसमें परिवर्तन के संकेत दिखाई दिए। अध्याय 94। 300 साल हो गए। घने अंधेरे में डूबे एक स्थान के अंदर प्रकाश के 6 गोले अंधेरे के बीच गोलाकार गति में घूम रहे थे और इन गोलों की रोशनी अंतरिक्ष को मन मन प्रकाशित कर रही थी। इन 6 गोलों के अलावा बीच में एक और बड़ा गोला बिना आवाज के मंडरा रहा था और बीच बीच में बिजली की चिंगारियां छोड़ रहा था। ये गोला सुनहरे रंग का था जो हल्के नीले रंग का मिश्रण था। अचानक सुनहरा गोला चमक उठा और घना अंधेरा तुरंत गायब हो गया तथा पूरा वातावरण सफेद हो गया। तारांकन तारांकन तारांकन। हम एक अन्य स्थान पर एक महिला जो लगभग 20 वर्ष की होगी, कमर तक लंबे चांदी जैसे बालों के साथ साफ नीले आकाश की ओर देखते हुए गुनगुना रही थी। वह अपने महल की चौकोर छत पर एक छोटी सी बेदाग कुर्सी पर बैठी थी जो देखने में शुद्ध सोने और चांदी से बनी लग रही थी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं जिनमें हल्का सा पीलापन भी था। उसने एक काले रंग का लेस वाला गाउन पहना था जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक था। हालांकि उसका क्लीवेज थोड़ा सा दिख रहा था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और यद्यपि वह सूर्य की तीव्र गर्मी के नीचे थी, फिर भी उसकी साफ अक्षत त्वचा ने अपनी उत्कृष्ट चमक नहीं खोई थी।
वह एक ऐसी सुंदरता थी जो कहीं और नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। यह एहसास, यह इतना परिचित क्यों है? औरत मन ही मन सोच रही थी। कुछ देर पहले तक तो वह धूप में तप रही थी, तभी उसे निचली दुनिया में कहीं एक शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से उस उपस्थिति को क्षणिक रूप से महसूस करने के अलावा वह ये समझ नहीं पाई कि वह शक्तिशाली उपस्थिति वास्तव में कहाँ से आ रही थी। मानो जो भी हो, उसने अपने चारों ओर किसी प्रकार की बाधा खड़ी कर ली हो, लेकिन क्या ये संभव भी था? वह उपस्थिति निश्चित रूप से इतनी शक्तिशाली थी कि उसे सामान्य अवरोध से छिपाया नहीं जा सकता था। एक और बात जो उसे परेशान कर रही थी, वह ये थी कि ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद वह अभी उस उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम नहीं थी। जबकि वह सबसे मजबूत नहीं थी, वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 में शुमार थी, क्योंकि उसका शीर्षक प्रकाश की रानी या सफेद साम्राज्य था, क्योंकि शीर्षक से पता चलता है कि वह सबसे मजबूत प्रकाश जादू उपयोग करता थी। भले ही आप पूरे ब्रह्मांड की खोज करें, आपको कभी भी उसके जितना कुशल कोई नहीं मिलेगा। 300 वर्ष पूर्व जब वह मात्र एक मानव के रूप में पैदा हुई थी, तब उसने देवत्व प्राप्त कर लिया और निम्नलोक को छोड़कर अब अपनी स्वयं की दुनिया की स्वामी बन गई। जहाँ तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसने उसे दिव्यता प्रदान की, उसे सभी देवताओं का देवता के रूप में जाना जाता था, सृष्टि का देवता जिसने वर्तमान समय में विद्यमान सभी संसारों का निर्माण किया। उस आभा की विशेषता उस व्यक्ति के समान है, लेकिन कैसे? उस व्यक्ति की मृत्यु तो कई वर्ष पहले हो चुकी होगी। चांदी के बालों वाली महिला अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और कई संभावनाओं पर विचार करने लगी, लेकिन एक पल बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह आभा उस व्यक्ति की थी या नहीं। अगर वह अभी भी जीवित है तो बस समय की बात थी कि वे आमने सामने मिलेंगे। चांदी के बालों वाली महिला ने सोचा। उसके मुलायम चमकदार होठों पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। अंधेरे में डूबे एक अन्य स्थान पर एक बड़ा गोला अंधेरे को रोशन करते हुए बिना आवाज के तैर रहा था। ये गोला एक चमकदार चमक छोड़ रहा था और इसके चारों ओर कभी कभी चांदी जैसी बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। अभी जो आभा थी, क्या मैं अकेला नहीं हूं जिसने इसे महसूस किया? लंबे लाल बालों वाली एक महिला अचानक पूछा, जब उसने अपने आसपास खड़ी 3 अन्य महिलाओं की ओर देखा। उसके अचानक पूछे गए प्रश्न पर लगभग 15 वर्ष की एक युवा लड़की ने धीरे से अपनी नीली आंखें खोली। हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, लेकिन किसी कारण से मैं उस आभा का स्थान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। लहराते नीले बालों वाली युवा लड़की ने चेहरे पर परेशानी भरी नजर लाते हुए कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह प्रभावशाली है कि कोई हमसे अपनी आभा छिपा सकता है, जबकि हम इस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं। लंबे हरे बालों वाली एक महिला, जो लगभग 20 वर्ष की थी, ने थोड़ी के नीचे हाथ रखकर गुनगुनाते हुए कहा। उसके बगल में एक छोटी लड़की खड़ी थी जो लगभग 12 वर्ष की लग रही थी। उसके काले बाल बॉब कट में स्टाइल किए हुए थे। वह नींद से भरी हुई अपनी आंखें मलते हुए आगे पीछे लड़खड़ा रही थी। मुंह, अभी जो उपस्थिति थी वो मास्टर के समान ही थी, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने अपनी नींद भरी आंखों को सामने खड़ी महिलाओं की ओर घुमाते हुए पूछा। हरे बालों वाली महिला हेरा ने पूर्ण सहमति में अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसे विश्वास करना कठिन हो रहा था कि उसने अपने स्वामी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। किसी भी व्यक्ति के लिए मृतकों में से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि किसी देवता के लिए भी नहीं। जैसे जैसे इसकी चमक बढ़ती गई, ये गोला लगातार टिमटिमाता रहा। मुझे लगता है कि अनंत गोला किसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। एक्वा ने अपनी समुद्री नीली आंखें सिकुड़ते हुए कहा, छी, हर कोई जिसके पास दिमाग है वह इसका पता लगा सकता है। एटना ने चिढ़कर कहा, उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके लिए तो यह एक उच्चतर अस्तित्व है। उसे सब कुछ नियंत्रण में रखने की आदत थी। उसके लाल लाल बाल मानो उसकी तीव्र भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए गर्म होने लगे। ओह, मुझे नहीं पता था कि आपके पास कोई है। मैंने तो सोचा था कि आप बस एक बूढ़े झुर्रियों वाले शरीर वाले एक दिमागहीन मानसिक व्यक्ति हैं। ओका ने उदास चेहरे से कहा। उसकी बातें सुनकर एटना का चेहरा तमतमा गया और उसने नीले बालों वाली उस जवान लड़की को घूरा। अगर घूरने से जान जा सकती तो वह शायद 1000 बार गर चुकी होती। एटना, क्या तुम शांत हो सकती हो? आसपास का वातावरण पहले से ही बहुत गर्म है और अब तुम इसे और भी बदतर बना रही हो। उद्धरण चिन्ह। हेरा ने आह भरते हुए कहा, लंबे हरे बालों वाली महिला। एटना ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। और एक्वा, कृपया रुकें, हम इस समय किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हैं।
इसलिए कृपया तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि हम दोनों आपस में झगड़ना शुरू न कर दें। मैं समझ गया, हेरा, मुझे माफ कर दो, एक्वा ने बोर चेहरे के साथ कहा। वैसे ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी जादुई शक्ति उत्पन्न कर सके कि अनंत गोला भी उस पर प्रतिक्रिया कर सके? एकना ने सोच में डूबे भाव से पूछा। बाकी दोनों भी सोच में पड़ गईं, जबकि युवती ने अपनी पलकें बंद कर लीं, मानो उसे इससे कोई सरोकार ही न हो। सृष्टि के देवता की मृत्यु 300 वर्ष पूर्व हो गई थी। हमारे अलावा वे ही एकमात्र ऐसे थे जो अनंत के गोले को प्रभावित कर सकते थे, क्योंकि वे इसके रचयिता थे, लेकिन उन्हें मर जाना चाहिए था। सृष्टि की अवधारणा उनके साथ ही मर गई। एक ईश्वर किसी अवधारणा के बिना जीवित नहीं रह सकता, ऐसी बात तो असंभव थी, जिसका अर्थ है एक बार जब उसे यह एहसास हुआ कि इस सब के पीछे कोई और ही है तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। इस बीच वापस देखी जंगल में कहीं गुफा के अंदर आलिया ने बेहोश हारुतो को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी कोमल त्वचा का पीलापन अपने प्राकृतिक रंग में वापस आ रहा था। ये देखकर आलिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी नाजुक त्वचा पर टैटू जैसे छोटे छोटे निशान उभरने लगे हैं, तो उसका चेहरा मुरझा गया। ये चिन्ह ऐसे शब्दों में लिखा गया था जिसे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाली आलिया भी नहीं समझ सकी। यह क्या है? वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन जल्द ही हारुतो की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने अपना उपचार रोक दिया और उसे ध्यान से देखा। हारुतो, तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसका चेहरा चिंता से विकृत हो गया। लेकिन हारुतो, क्या यही मेरा वर्तमान नाम है? अब मैं हारुतो हूँ। कितना दिलचस्प है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उठ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। हारुतो ने आलिया के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि खड़े होने से पहले वह मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज तो वैसी ही थी, लेकिन आलिया को लगा कि उसकी आवाज में कुछ अलग है। अभी अभी उसने जिस तरह से बात की, वह शक्ति और प्रभुत्व से भरी हुई थी, जो वास्तविक हारुतो ने कभी नहीं दिखाई। रुको, तुम्हारे शरीर में अभी भी विष बाकी है, कृपया मुझे तुम्हारा इलाज पूरा करने दो। आलिया दौड़कर हारुतो के पास गई और उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया, लेकिन हारुतो ने उसे धीरे से झटक दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। बोलते समय उसकी काली आंखें धीरे धीरे सुनहरी हो गईं। कोई जरूरत नहीं है, हारुतो ने उत्तर दिया कि उसका शरीर एक सुनहरी आभा से आच्छादित हो रहा था, जो दूर दूर तक फैलकर आसपास के क्षेत्र को अपने में समाहित कर रही थी। निकिता, जो 4 आंखों वाली मकड़ी पर मुक्का मार रही थी, अचानक रुक गई, क्योंकि उसने उस भयानक आभा को महसूस किया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा और उसका शरीर कांप उठा। बेन, जो उस आभा के दबाव में था, तुरंत बेहोश हो गया, जबकि आलिया की पन्ने जैसी आंखें चौड़ी हो गई। ये सुनहरी आभा असंभव है, यह उसकी जैसी ही है। उसका नाजुक शरीर कांप उठा और उसकी आंखों के कोनों में आंसू जमा हो गए। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि वही था जिसने उसे बनाया था। माना जाता है कि सृष्टि का देवता। आलिया, मुझे बताओ कि मैं कब से मरा हुआ हूँ? उसने अपनी सुनहरी आंखें आलिया की ओर घुमाते हुए पूछा, जो उसके पास खड़ी थी। आप 300 साल से मर चुके हैं, आलिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर हारुतो, या यूं कहें कि सृष्टि के देवता, ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुनगुनाने लगे। मुझे मरे हुए 3 शताब्दियां हो गई हैं। मैं देखता हूं कि अगर ये दुनिया अभी भी बरकरार है तो उन तत्वों की देवी अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन विनाश के देवता को भी पहले ही पुनर्जन्म लेना चाहिए था। हालांकि उनके पास विनाश की सभी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, जैसे मेरे पास सृजन की सभी शक्तियां नहीं हैं, क्योंकि अन्य देवी देवताओं को भी पुनर्जन्म लेना चाहिए था। उसने सोचा। सृष्टि के देवता ने उत्सुकता से अपनी ओर देखा और सोचा, चूंकि उनका पुनर्जन्म एक मानव शरीर में हुआ है, इसलिए उन्हें अपनी मूल शक्ति का 100% उपयोग नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में उनके पास अपनी पुरानी शक्ति का केवल 1/10 भाग ही बचा है। वह दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब ये दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, लेकिन वह उस दिन के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कि समय आए, उसे उस अंधकार का सामना करने के लिए विकसित और मजबूत बनना होगा। इसके बाद मेरी जागृति इतनी जल्दी हो गई कि मुझे लंबे समय तक फिर से सोना पड़ेगा। तब मैंने अपनी चेतना का केवल एक अंश ही ईश्वर के अंदर स्थानांतरित किया था, लेकिन चूंकि यह लड़का मरने के कगार पर था, इसलिए मेरे पास खुद को जगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकली। फिर उसने आलिया की तरफ देखा और कुछ पूछने ही वाला था कि उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक तीव्र हत्या की इच्छा उसके मन में उमड़ पड़ी। सृष्टि के देवता ने उत्सुकतावश अपनी सुनहरी आंखें हत्या की इच्छा की दिशा में
घुमाए और देखा कि 4 आंखों वाला मकड़ी उसे घूर रहा है। 4 आंखों वाले मकड़ी की हत्या की इच्छा को स्वीकार करते हुए उसकी आंखें उदासीन रहीं। उसकी सुनहरी आंखें सब कुछ देख सकती थीं, भले ही बर्फ का टुकड़ा उसकी दृष्टि में बाधा डाल रहा था। 4 आंखों वाली मकड़ी सृष्टि के देवता को नहीं देख सकती थी क्योंकि उसकी दृष्टि बर्फ की दीवारों के कारण अवरुद्ध थी, लेकिन वह उसके परे एक शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। उसकी 4 लाल चमकती आंखों में थोड़ी सतर्कता थी, क्योंकि अभी तक उसकी आभा कमजोर नहीं थी। यह मकड़ी राक्षस महाद्वीप से आए मियाज़गा के कारण भ्रष्ट हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। वह बड़बड़ाया, सावधान रहें, ये चीज अपने आकार के प्राणी के लिए सचमुच फुर्तीली है। आलिया ने चेतावनी दी। मैं समझ गया, मेरे पास यहाँ ज्यादा समय नहीं है, मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ जाऊंगा, उसने आलस से कहा। फिर चलने से पहले उसका शरीर मकड़ी के सामने उतरने से पहले बर्फ की दीवार पर हल्के से तैरता रहा। मालिक, निकिता की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी सुनहरी निगाहें 4 आंखों वाली मकड़ी पर गड़ाए रखी और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान थी। इसके बाद 4 आंखों वाली मकड़ी अपने बड़े आकार के हिसाब से अकल्पनीय गति से आगे बढ़ी। ओह, वह वास्तव में मजाक नहीं कर रही थी कि वह इतनी स्वतंत्रता से घूम सकती है मानो वह पंख के समान हल्की हो। बुरा नहीं है, लेकिन सृष्टि के देवता मुस्कुराए। काफी समय हो गया है, देखते हैं ये शरीर कितना कुछ झेल सकता है। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां हवा में हिलाईं। निकिता की लाल आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सृष्टि के देवता के हाथ के सामने अजीब और अपरिचित शब्द देखे। लिखित जादू में असंभव, क्या वह जादू देवताओं के युग में बहुत पहले ही लुप्त नहीं हो गया था? निकिता ने अपने सामने घटित हो रहे तमाशे को देखते हुए सोचा। तो अब देखते हैं कि तुम इसे कितनी अच्छी तरह संभाल सकती हो, दिव्य ज्योति। उसके फैले हुए हाथ से नीली लौ की एक धार निकली जो सीधे 4 आंखों वाली मकड़ी की ओर बढ़ रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसन खतरे को भांपते हुए 4 आंखों वाली मकड़ी ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन धमाका, गड़गड़ाहट, पूरी गुफा कुछ देर तक जोर से हिलती रही, मानो वह ढहने वाली हो। इससे पहले कि 4 आंखों वाली मकड़ी हिल भी पाती, 4 आंखों वाली मकड़ी के पीछे का स्थान विकृत हो गया और अचानक एक स्वर्णिम आभा से युक्त मुट्ठी ने 4 आंखों वाली मकड़ी के शरीर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे वह आगे की ओर उस ओर बढ़ गई जहां नीली लपटें उस समय जा रही थीं। हिफ्फ, इसका विशाल शरीर दर्द से तड़प रहा था क्योंकि नीली लपटें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इसके मांस को खा रही थीं, जबकि इसका शरीर आग की लपटों में ढका हुआ था। 4 आंखों वाली मकड़ी ने सृष्टि के देवता की ओर अपना पैर बढ़ाया और उसे छेदने का प्रयास किया, लेकिन तो यह इस जहाज की सीमा है। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के देवता ने कहा कि जब उन्होंने देखा कि उनकी चेतना क्षीण होने लगी है, तो मकड़ी के हमले को भांपते हुए उन्होंने जल्दी से अपने काले कोट का कफ पकड़ा और उसे अपनी कुछ जादुई शक्ति दी। उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी और धारियां हल्की सी चमकने लगी, जिससे उसकी रक्षात्मक शक्ति बढ़ गई। जैसे ही मकड़ी का पैर उसके कोट से टकराया, उसका पैर रबर पर लगी गोली की तरह उछल गया। फिर उसने अपने शरीर को मोड़ा और मकड़ी की पीठ पर अपनी कोहनी से जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी त्वचा और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई और हरा रक्त बहने लगा। नीली लौ 4 आंखों वाली मकड़ी को जलाती रही, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर को हिलाकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि उसकी जोरदार गतिविधियों से केवल तापमान बढ़ता और आग अधिक तेजी से फैलती। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, जो मेरी दिव्यज्वाला से जलेंगे वे राख हो जाएंगे, यहाँ तक कि लक्ष्य की आत्मा भी नहीं बचेगी। उद्धरण चिन्ह। उसने ठंडे स्वर में कहा। जैसे जैसे उसकी सुनहरी आंखों का रंग धुंधला होता गया, उसे नींद आने लगी। यह इस बात का संकेत था कि वह बहुत जल्दी जाग गया था। निकिता 4 आंखों वाली मकड़ी को घूर रही थी, जो पहले ही हिलना बंद कर चुकी थी। इस बीच आलिया किसी समय उसके बगल में प्रकट हुई थी। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैली हुई थी। लेकिन आलिया, मैं वापस सोने जा रही हूँ। दुर्भाग्य से अभी मेरे जागने का समय नहीं हुआ है। तब तक कृपया इस लड़के का ख्याल रखना। मैंने पहले ही उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना दिया है ताकि दूसरे उसे महसूस न कर सकें। उन्होंने कहा कि जब वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए तो उनका शरीर लड़खड़ाया और उनकी पलकें बंद हो गईं, लेकिन इससे पहले कि उनका शरीर जमीन पर गिरता, आलिया प्रकट हुई और उन्हें धीरे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। समझ गया, मैं निश्चित रूप से उसे कुछ नहीं होने दूंगा, आलिया ने बेहोश हारुतो के रेशमी काले बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। अध्याय 95। इतने सारे प्रश्न जिनके कोई उत्तर नहीं।
मेरे सामने एक दृश्य चलचित्र की तरह चल रहा था जिसमें नीले बादलों से भरे आकाश के नीचे विशाल पर्वत श्रृंखला का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। पहाड़ों के ऊपर चमकदार सूर्य की रोशनी चमक रही थी। पहाड़ के पूर्वी किनारे पर एक शानदार महल था जो जंगल के पेड़ों से बहुत ऊपर था। ये महल लगभग 500 मीटर ऊंचा और 600 सेमी चौड़ा था। ये गहरे भूरे रंग में रंगा हुआ था और इसमें कई अलग अलग खिड़कियां थीं जिनसे बाहर का पूरा जंगल दिखता था। अचानक दृश्य बदल जाता है और महल का सुंदर आंतरिक दृश्य दिखाई देने लगता है। छत पर, जो देखने में ऐसी लगती थी जैसे वह बेहतरीन मोतियों से बनी हो, कई तरह के झूमर लटके हुए थे जिनसे कमरा जगमगा रहा था। अपने आसपास के माहौल को देखते हुए मेरी नजरें घूम गई। मैंने देखा कि सफेद महल की दीवारें कई तरह की चित्रकारी से सजी हुई थीं। जंगल के शहरी दृश्यों और कई अनजान लोगों की खूबसूरत कलाकृतियां दिखाई दे रही थीं। ऐसी ही एक पेंटिंग में एक सुंदर पुरुष को, जिसके बाल थोड़े लंबे सुनहरे रंग के थे, एक सुंदर महिला के बगल में खड़ा दिखाया गया था जिसके बाल लंबे आड़ू रंग के थे। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मेरे लिए यह अनुमान लगाना आसान है कि उनके बीच किस तरह का रिश्ता था, क्योंकि वे काफी करीबी भी लग रहे थे। लेकिन वह औरत इतनी परिचित क्यों लगती है? चित्र में चित्रित महिला को देखकर मेरे सीने में एक अज्ञात भावना गहराई से जल उठी, लेकिन वह भावना जो भी थी, वह मेरे लिए अस्पष्ट है। उस पेंटिंग के बगल वाली दीवार पर एक अजीब और अपरिचित प्रतीक का चित्र था। उस प्रतीक में एक त्रिभुज था और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के चारों ओर एक वृत्त बना हुआ था। अजीब है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वो प्रतीक कहीं से देखा है। मैं उत्सुकता से प्रतीक को घूरते हुए सोच रहा था। हालांकि यह पहली बार था जब मैं इस प्रतीक को देख रहा था, फिर भी मैं उस अजीब एहसास से छुटकारा नहीं पा सका जो मुझे हो रहा था। दृश्य एक बार फिर बदल गया। महल के एक अन्य कमरे के अंदर दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनमें से एक के बाल थोड़े लंबे सुनहरे रंग के थे, जबकि दूसरे के बाल थोड़े लंबे काले रंग के थे। सुनहरे बाल वाले व्यक्ति ने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था, जबकि काले बाल वाले व्यक्ति ने सफेद वस्त्र पहना हुआ था। मैं सुनहरे बालों वाले आदमी को पहचानता हूँ क्योंकि वह वही आदमी है जिसे मैंने उस पेंटिंग में देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि काले बालों वाला आदमी कौन था। छी, क्या वास्तव में मूल पत्थर को नष्ट किए बिना प्रलय को रोकने का कोई और तरीका नहीं है? सुनहरे बालों वाले आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। वह पत्थर सभी बुराइयों की जड़ है। इसे नष्ट किया जाना चाहिए। काले बालों वाले आदमी ने शांति से जवाब दिया। उसका रूखा जवाब सुनकर सुनहरे बालों वाले आदमी ने शिकायत भरे भाव से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया मानो किसी विचार में खोया हुआ हो। लेकिन अगर वह पत्थर नष्ट हो गया तो वह नष्ट हो जाएगी, वह इसके साथ ही आगे बढ़ेगी, यही वह कहना चाहता था। डॉट 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 मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। सुनहरे बालों वाला आदमी अभी भी अपना सिर नीचे किए हुए बुदबुदाया। काले बालों वाले आदमी ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। अरे, तुम तो सचमुच बहुत नर्म हो गए हो बड़े भाई। इतना समय इंसानों के बीच बिताने से तुम्हारे आदर्श और मूल्य कमजोर हो गए हैं। हम तो सृजन और विनाश की अवधारणा से ही पैदा हुए हैं, फिर भी जिस चीज के लिए तुम पैदा हुए हो उसके बारे में सोचने की बजाय तुम एक अकेले इंसान की भलाई के बारे में सोच रहे हो। कितनी हास्यास्पद बात है। काले बालों वाले आदमी ने उपहास किया। मूल पत्थर इस ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाने के लिए मौजूद है, इसे बिना किसी असफलता के मिटा दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि आप अपना काम करने से इनकार करते हैं और ऐसी चीज को अस्तित्व में रहने देते हैं तो मैं इसे अपने ऊपर ले लूंगा और खुद ही सब कुछ नष्ट कर दूंगा। क्या मैं स्पष्ट हूँ? काले बालों वाले आदमी ने बिना किसी भावना की स्पष्ट आवाज में कहा। काले बाल वाले आदमी की बातें सुनकर सुनहरे बाल वाला आदमी केवल आहें भर सका। उसकी सुनहरी आंखों में उदासी के निशान थे, लेकिन जल्द ही यह सब गायब हो गया, मानो ये सब झूठ था। फिर उसने अपना सिर उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ काले बालों वाले आदमी की लाल आंखों में देखा। मैं सृष्टि का देवता हूँ, जब तक मैं हूँ, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में रहेगा। मेरे द्वारा निर्मित संसार मेरा क्षेत्र है और मेरी शक्ति से उत्पन्न जीव मेरी अनमोल संतान है। जिन लोगों ने मेरे द्वारा निर्मित वस्तुओं को खतरे में डालने की गलती की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ तक कि मेरे अपने भाई को भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपनी सुनहरी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ते हुए कहा। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई, लेकिन काले बालों वाला वह व्यक्ति सृष्टि के देवता की हत्या की मंशा के बावजूद उदासीन चेहरे के साथ अपनी जीभ पर काबू रखे रहा। भले ही आपकी बहुमूल्य रचनाएं हमारे अस्तित्व को नुकसान पहुंचाएं,
काले बालों वाले आदमी ने उत्सुकता से अपना सिर हिलाते हुए पूछा। चे, मेरी रचनाएं इस ब्रह्मांड के लिए हैं। ये सच है कि मूल पत्थर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो देवताओं को आसानी से नष्ट कर सकती है, लेकिन जब तक उस शक्ति का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं किया जाता तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैं उसे हरगिज मरने नहीं दूंगा। चाहे कोई भी मुझे मजबूर करने की कोशिश करे, मैं उन सभी को मिटा दूंगा जो मेरी बनाई चीजों को नष्ट करना चाहते हैं। सृष्टि के देवता ने गर्जना की। चमकीली सुनहरी आभा फैल गई मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार हो, लेकिन तभी एक भयावह चांदी जैसी आभा ने चारों ओर घेरा बना लिया और सुनहरी आभा टकरा गई। काले बालों वाले आदमी की चमकती लाल आंखें सिकुड़ गईं। धमाका, गड़गड़ाहट। सृजन के देवता और संहार के देवता के बीच में खड़े होने से एक जबरदस्त आघात तरंग बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे कमरा हिंसक रूप से हिल गया और आकाश इस प्रकार कांप उठा मानो दुनिया का अंत आ गया हो। छोटे छोटे स्थानिक दरारें दिखाई देने लगी क्योंकि आयाम सृजन के देवता और विनाश के देवता की आभा को संभालने में असमर्थ थे। क्या ऐसा है जैसे तुम्हारे पास कुछ कीमती चीजें हैं, वैसे ही मेरे पास भी कुछ बहुत कीमती है, और मैं किसी को भी उस चीज के आड़े नहीं आने दूंगा जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हें भी नहीं। अगर तुम उस पत्थर के बारे में कुछ नहीं करते तो तुम और मेरी तत्स्थता अब मान्य नहीं रहेगी। क्या मैं स्पष्ट हूँ? काले बालों वाले आदमी ने पूछा। हालांकि उसका चेहरा अभी भी शांत था, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। शक्ति के मामले में विनाश के देवता कहीं ज्यादा विनाशकारी और शक्तिशाली थे, लेकिन सृजन के देवता को कम नहीं आंका जा सकता था। अगर दोनों में युद्ध होता तो दोनों पक्षों का विनाश हो सकता था, इसीलिए वे अब तक तटस्थ रहे क्योंकि किसी को भी दूसरे पर बढ़त हासिल नहीं थी। सृजन के साथ विनाश भी होता है और हमेशा होता रहेगा। जीवन की रीति के अनुसार जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी आती है। दोनों कभी भी एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर सके। मैं अन्य देवी देवताओं के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ वह हमारे अस्तित्व के लिए है, इसलिए मेरे उद्देश्य को गलत मत समझिए। सृष्टि के देवता ने उत्तर दिया कि इससे पहले कि संसार को और अधिक क्षति पहुंचे, उन्होंने अपना आभामंडल वापस ले लिया। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करें, लेकिन अगर कभी ऐसा समय आए जब मुझे लगे कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं और सृष्टि के देवता के रूप में अपने काम से ज्यादा एक भी नश्वर के जीवन को महत्व दे रहे हैं, तो मैं खुद इस मामले को अपने हाथ में ले लूंगा और सब कुछ नष्ट कर दूंगा। जहां तक मूल पत्थर की बात है, उसके साथ जो चाहे करें, बशर्ते वह मेरे काम में बाधा न डाले। काले बालों वाले आदमी ने पीठ मोड़ने से पहले शांति से कहा। उसके जाते समय उसका सफेद चोगा धीरे से फड़फड़ाया। यह क्या है? क्या ये सचमुच एक सपना है? लेकिन यह वह सपना नहीं है जो मैं आमतौर पर देखता हूँ। और उस आदमी ने कहा कि वह सृष्टि का देवता है। मुझे मत बताओ कि मैं अब उस आदमी के बारे में भी सपने देखने जा रहा हूँ। मैं उस सुनहरे बालों वाले आदमी के चेहरे को घूरता रहा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यह उस इंसान के बारे में जानने का एक अच्छा मौका है जिसने इस दुनिया को बनाया, आलिया और बाकी आत्माओं को। काले बालों वाले व्यक्ति से बात करने के बाद सृष्टि के देवता उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए। कमरा पहले वाले से बहुत छोटा था, लेकिन डिजाइन के मामले में वह पीछे नहीं था। एक छोटी लकड़ी की मेज के ऊपर एक छोटा सा बक्सा रखा था। सुनहरे बालों वाले आदमी ने धीरे से बक्सा खोला और एक छोटे सफेद अंडाकार आकार के पत्थर को देखा जो रात के आकाश में तारों की तरह चमक रहा था। जल्द ही सृजन के देवता पत्थर को छुआ और मेरी दृष्टि उत्पत्ति के पत्थर की चकाचौंध रोशनी से रंग गई। हर छोटा ओट मालिक उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मेरी धुंधली चेतना वापस आने लगी, मैंने तो परिचित आवाजें सुनी जो मेरा नाम पुकार रही थी। जैसे ही मैंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया, मेरी पलकें धीरे धीरे खुल गईं। हारुतो, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... जी हाँ, मैंने नींद से कहा। हालांकि वह अजीब सपना अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा था और मेरे मन में कई सवाल छोड़ रहा था। वह काले बालों वाला आदमी, क्या वह सचमुच विनाश का देवता था? तो क्या इसका मतलब यह है कि सृष्टि का परमेश्वर और विनाश का परमेश्वर वास्तव में भाई थे? मूल पत्थर क्या है, और उसने ऐसा क्यों कहा कि यह सभी बुराइयों की जड़ है? उस पत्थर का उस आड़ जैसे बालों वाली महिला से क्या संबंध था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह महिला कौन थी? उस समय वे दोनों ठीक लग रहे थे, तो फिर उनके बीच झगड़ा क्यों हुआ? शून्य ने कहा कि विनाश के देवता ने सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया जिसके कारण देवता एकजुट हो गए, लेकिन क्या वह उत्पत्ति का पत्थर ही इसका कारण हो सकता है? और वह औरत जिसके बारे में वह बात करता रहता है,
और वो किला, क्या वो अभी भी मौजूद है? मैंने तो बस बाहरी झलक ही देखी है, शायद भविष्य में कभी उसे ढूंढ पाऊं। सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब बहुत कम या बिल्कुल नहीं। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाली एकमात्र महिला मेरे बगल में बैठी हरे बालों वाली सुंदरी है, लेकिन वह निश्चित रूप से बात नहीं करेगी। मेरी नज़रें आलिया पर टिकी थी, जो मुझसे कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठी थी। कुछ गड़बड़ है क्या? आलिया ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। उससे पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बात नहीं करेगी और उसे जबरदस्ती करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो शायद बचने के लिए अपनी आत्मा के रूप में वापस चली जाएगी। मैंने अपने आसपास का दृश्य देखा और जो कुछ मैंने देखा उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। गुफा का संपूर्ण आंतरिक भाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। गुफा की दीवार में विभिन्न दरारें पड़ गई हैं। 4 आंखों वाली मकड़ी का विशालकाय शरीर बुरी तरह जल गया है, जिससे उसका मांस बाहर दिखाई दे रहा है, जबकि नीली लपटें उसके शरीर को घेर रही हैं। यहाँ क्या हुआ? मैंने निकिता की ओर मुड़कर पूछा, जो मेरे बगल में बैठी थी। हालांकि मेरा अचानक सवाल सुनकर उसने उलझन में अपना सिर झुका लिया। यहाँ जो हुआ उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ही तो थे जिसने ये किया, है न? आप मुझे नहीं कहते, मुझे ऐसा कुछ करने की याद नहीं है। मैंने उसके जवाबों से हैरान होकर कहा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा करना याद रहता, लेकिन मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोचूं, मैं ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकता। फिर मैं आलिया की ओर मुड़ा, जो अपने मुलायम हरे बालों की लत से खेल रही थी। जब हमारी नज़रें मिली तो वह हंसते हुए बोली, फुफुफो, अगर मुझे सही से याद है तो तुमने नींद में उस 4 आंखों वाली मकड़ी को आसानी से हरा दिया था। उद्धरण चिन्ह। उसने खुश होकर कहा। मैंने उस मकड़ी को नींद में हरा दिया, क्या ये भी संभव है? मैंने संदेह से सोचा। मुझे उसकी बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन अगर उसने जानबूझकर यह बात गढ़ी है तो मुझे नहीं लगता कि वह बात करने को तैयार होगी, भले ही मैंने उस पर दबाव डाला हो। इसलिए मैंने उठने से पहले एक थका हुआ आह भरा। अरे बेन जा रहा है, ठीक है? मैंने थोड़ी दूरी पर जमीन पर बेन का अचेत शरीर पड़ा देखकर पूछताछ की। मैंने उसे पहले ही आध्यात्मिक उपचार कलाओं से ठीक कर दिया है, इसलिए चिंता मत करो, वह शीघ्र ही फिर से जाग जाएगा, आलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निकिता ने पुष्टि में सिर हिलाया। ये देखकर मैं 4 आंखों वाली मकड़ी के शरीर को देखने गया, लेकिन धुंधली गुफा को रोशन करती नीली लपटों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इसके शरीर के बीच का हिस्सा इस तरह से खोदा गया था जैसे किसी ने इसकी पीठ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाल लिया हो। वहां मुट्ठी के आकार के कई छेद भी थे। ये स्पष्ट था कि शायद ये सिल्वर फॉक्स निकिता के कारण हुआ था, लेकिन ये लपटें क्या हैं? गर्मी इतनी तीव्र थी कि हालांकि मैं बहुत नज़दीक नहीं था, फिर भी मैं अपनी त्वचा को जलाने वाली लपटों की तीव्रता को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि उच्चतम स्तर का अग्नि जादू भी निश्चित रूप से इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि 4 आंखों वाली मकड़ी को कितना दर्द सहना पड़ा होगा। मुझे कहना होगा कि मुझे नहीं पता था कि आप उस स्तर का जादू कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में आपको कम करके आंका था, निकिता ने कहा। जैसे ही उसकी 9 चांदी की पूंछें धीरे से हिलने लगी, मेरी अभिव्यक्ति को देखते हुए उसकी लाल आंखें हल्की सी चमक उठी। लेकिन क्या मैंने सचमुच ऐसा किया? अच्छा, मुझे लगता है शायद मैंने यह अवचेतन रूप से किया। मैंने कुछ अजीब सा जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पैमाने पर कुछ कर सकता था। यहाँ जरूर कुछ और हुआ होगा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, और सपनों की बातें और अधिक भ्रामक होती जा रही हैं। उद्धरण चिन्ह।